पूजनीय हमारी माताओं और बहनों, परम सम्मानी धर्म और राष्ट्र प्रेमी सभी महानुभाव, आत्मर विद्यार्थी भाइयों और बहनों, आज हम लोग राष्ट्र के विषय में चिंतित होंगे, चिंतन करेंगे। प्रश्न उठता है, राष्ट्र कहते किसे हैं? 4 वेद, 6 शास्त्र और 11 उपनिषद में कहीं देश के लिए कामना नहीं की गई है, क्योंकि देश टूटते हैं, देश बनते हैं, देश बिगड़ते हैं, देश की सीमाएं घटती हैं, देश की सीमाएं बढ़ती हैं, देश मिटते हैं और देश बनते हैं। लेकिन राष्ट्रभक्ति अविश्रांत काम करती है, हमेशा विकसित रहती है और राष्ट्र मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए समुचित व्यवस्था का नाम है। इसीलिए यजुर्वेद के 10वें अध्याय के दूसरे मंत्र में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रदा राष्ट्रम मयि देहि। हे ईश्वर, हमें राष्ट्र चाहिए। राष्ट्र की व्याख्या करते हुए निरुक्त में महर्षि यास्क जी लिखते हैं, यत राजते तद राष्ट्रम। जिस देश के नागरिक अपने पुरुषार्थ और पराक्रम से स्वावलंबी होकर देदीप्यमान होते हैं, उसी को हम राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि होता है। देश की कल्पना, विचारधारा हमारे मस्तिष्क की उपज है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम यत्र विश्वम भवति एक नीडम के उपासना करने वाले लोग हैं। हम सारे पृथ्वी को अपना परिवार समझते हैं, लेकिन जब हमारी विचारधाराओं का प्रचार कम होता है, अराजकता फैलती है, वह सीमित हो जाती है, तो वहां हमारे रहने के स्थान अलग अलग भूखंडों में बट जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, राष्ट्र समृद्ध और उन्नत कैसे होता है? किसी देश के पास बहुत ज्यादा संसाधन है, परमाणु बम, हथियार, टेक्नोलॉजी है, वह राष्ट्र उन्नतशील माना जाएगा? ऐसा नहीं था। राष्ट्र की इच्छा शक्ति, वहां के नागरिकों की दृढ़ इच्छा शक्ति, शिक्षा, चरित्र, अदम्य साहस, उत्साह, परोपकार और पराक्रम से उस राष्ट्र की परिकल्पना की जाती है। इंग्लैंड के एक छोटे से राज्य स्कॉटलैंड में रहने वाले अपने समय के महान इंसान थॉमस कार्लाइल ने एक पुस्तक लिखी है, हीरो एंड हीरो वर्शिप। उस पुस्तक के अंदर वो लिखते हैं, अगर आप किसी देश को मिटाना चाहते हैं तो गोली और बम चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। गोली और बम से देश का कभी विनाश नहीं होता। अगर आप उस देश को खत्म करना चाहते हैं तो आप उसके इतिहास को मिटा दीजिए, आप उसके संस्कृति को नष्ट कर दीजिए, आप वहां की विचारधारा को बदल दीजिए, आप उस देश के रीति रिवाज को खत्म कर दीजिए, वह देश अपने आप नष्ट हो जाता है। थॉमस कार्लाइल ने इस पुस्तक में आगे कहा, आप देखिए इटली है, इटली टूटा हुआ है, लाचार हो चुका है, लेकिन मुझे विश्वास है कि इटली कभी न कभी स्टेब्लिश हो जाएगा।
क्योंकि इटली के पास ग्रेट कल्चर है और वहां के महान समाज सुधारक दाते पीपल टू पीपल कांटेक्ट कर रहे हैं, ह्यूमन टच कर रहे हैं और इटली एक न एक दिन अपने पैरों पर जरूर खड़ा होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये रूस है, जार का रूस, हथियारों का जखीरा रखने वाला रूस। ये रूस कभी न कभी टूट जाएगा। जब ये बात थॉमस कार्लाइल ने कही थी तो दुनिया के लोगों को विश्वास नहीं होता था, लेकिन 6,240 परमाणु बम रखने वाला रूस, 30,000 मिसाइलों से लैस रूस, 7 लाख सेनाएं थी रूस के पास, लेकिन 1991 की साल में वो रूस के 15 टुकड़े हो गए। रूस की सीमाओं की रक्षा 6,240 परमाणु बम नहीं कर पाए। गोली और बम से कभी देश का विनाश भी नहीं होता। अगर गोली और बम से देश का विनाश होता तो 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को 2 परमाणु बम अमेरिका ने जापान पर गिराए थे, लेकिन जापान दुनिया के नक्शे से खत्म नहीं हुआ। यद्यपि G8 कंट्री में जापान का आज प्रमुख स्थान है। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश 16 बरस तक वियतनाम पर आक्रमण करता रहा, लेकिन वियतनाम को न तो गुलाम बना पाया, न उसे बर्बाद कर पाया और न ही उसका नामो निशान पृथ्वी से मिटा पाया। जिन जातियों ने अपने इतिहास को मिटने नहीं दिया, अपने संस्कृति को मिटने नहीं दिया, वो भले ही उनके पास कोई देश नहीं था, कोई गांव नहीं था, लेकिन लंबे काल के बाद उन्होंने अपना देश बना लिया। जिस तरह से हम उदाहरण के तौर पर बताना चाहते हैं, यहूदी लोग हैं। एक समय था कि पूरे अरब और यूरोप में यहूदी जाति का साम्राज्य था, लेकिन एक समय यहूदियों के लिए ये भी आया कि एडोल्फ हिटलर जैसे लोग कहने लगे कि यहूदियों को पृथ्वी पर पैर रखने की जगह नहीं मिलनी चाहिए, कहीं भी यहूदियों को पाओ तो उनका कत्ल कर दो। 1600 वर्ष तक यहूदी लोगों के पास कोई राज्य नहीं था। 1600 वर्ष तक यहूदियों का कोई एक सिंगल गांव इस पृथ्वी पर नहीं था। न तो कोई गांव था और न ही कोई राज्य उनके पास था। 1600 वर्ष तक 1600 ईयर्स वो पूरे दुनिया में भ्रमण करते रहे। 2-4 यहूदी छुप छुप करके पूरे पृथ्वी पर रहते रहे, लेकिन सारे दुनिया के यहूदियों के पास उनका इतिहास था, उनकी संस्कृति थी, उनकी विचारधारा थी। तो 14 मई 1948 को इजराइल नाम का देश दुनिया के नक्शे पर यहूदी लोगों ने फिर से बना लिया। 14 मई 1948 को जब इजराइल नाम का देश इस पृथ्वी पर यहूदी लोगों ने बनाया, तो सबसे पहला काम एक सप्ताह के अंदर उन्होंने किया। 20 मई 1948 को कि हिब्रू को राष्ट्रीय भाषा बनाया, जबकि 2% यहूदी हिब्रू भाषा जानते थे और 98% यहूदी दूसरी भाषा जानते थे। लेकिन 98% को दरकिनार करके 2% लोगों को जानने वाली भाषा को हिब्रू का राष्ट्रीय भाषा बनाया। आज दुनिया में लोग हमारे यहाँ जगत गुरु लिखते हैं, लेकिन आज मैं धरती पर कह सकता हूं जिम्मेदारी से अगर कोई देश है तो वह देश है इजराइल, जो 14 दुश्मन देशों से घिरा होने के बाद हर दुश्मन देश का मुकाबला करने के लिए तैयार है। और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का 65% इकोनॉमी आज इजराइल के यहूदी कंट्रोल करते हैं।
अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी अगर बनती है तो यरूशलेम और तेल अवीव की गलियों से गुजर कर बनती है। उन्होंने हर क्षेत्र में अपना परिचय दिया है और अपनी क्षमता का उन्होंने सारे संसार को परिचय कराया है। इसी तरह से हम उस देव दयानंद के इतने ऋणी हैं को इस पृथ्वी पर आने के बाद उन्होंने हमें अपने संस्कृति से परिचित कराया। हमारे देश में कहा जाता था आर्य लोग विदेश से आए हैं, तो पहले व्यक्ति स्वामी दयानंद ने हमें समझाया आर्य लोग अगर विदेश से आए तो गए कहां से थे। अगर आर्य विदेश से आए तो फिर गए कहां से थे। गए तो यहीं से थे, तिब्बत से गए थे, भारत से गए थे। तो उन्होंने हमें परिचय कराया कि हमारा ये इतिहास है, हमारी ये संस्कृति है, हमारी ये भाषा है। आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद पहला राष्ट्रवादी व्यक्ति था जिसका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दो बड़े महान विचार हमारे सामने रखे। उन्होंने कहा संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उस समय उन्होंने थॉट्स ऑन पाकिस्तान नाम की पुस्तक लिखी और थॉट्स ऑन पाकिस्तान नाम की पुस्तक लिखकर भीमराव अंबेडकर ने तात्कालिक लीडरों के सामने एक विचार दिया कि जो 2.5 करोड़ हिंदू भारत में हैं, जो 2.5 करोड़ हिंदू पाकिस्तान में हैं, उनको भारत लाया जाए और जो 2.5 करोड़ मुसलमान भारत में हैं, उनको पाकिस्तान भेजा जाए। चूंकि यहां लैंड का बंटवारा नहीं हुआ है, यहां कास्ट का बंटवारा हुआ है, कम्युनिटी का बंटवारा हुआ है, लेकिन हमारे देश के लोगों ने उसको मानने से इनकार कर दिया और जिस दिन के लिए हमने पाकिस्तान बनाया था, देश का विभाजन स्वीकार किया था, आज वह समस्या हमारे सामने फिर से जीवित हो चुकी है। यह सच्चाई है, इसे झुठलाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से देश में हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है या नहीं है, सब लोग मानते हैं, लेकिन ये सब लोगों की जानकारी गलत है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं माना है। हमारे संविधान में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है, राजभाषा माना गया है, राष्ट्रभाषा नहीं माना गया। हम आजादी के बाद जैसे सभी लैंग्वेज होते हैं, सबको बराबर का सम्मान दिया गया, हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया। हमने आज तक आजादी के 65 वर्ष के बाद किसी एक लैंग्वेज को हम अपनी राष्ट्रभाषा नहीं बना पाए। चूंकि इस देश में एक सेकुलरिज्म की छवि थी और लोग सोचते थे हम सेकुलर स्टेट बनाएंगे, लेकिन आजादी के बाद हमारे देश के नेताओं ने 3 सबसे बड़ी गलतियां की हैं। जो मेरा अध्ययन है, जो मेरी सोच है और जो हमारा चिंतन है, उसके मुताबिक मैं इस राष्ट्र के विषय में जो सोचा हूं, वह 3 सबसे बड़ी भयंकर भूलें हमारे देश के लोगों ने किया है। पहली भूल तो आजादी के बाद एक वर्ग ऐसा था जो रूस के पीछे चलना चाहता था। दूसरा वर्ग ऐसा था जो अरविंद घोष का वर्ग था। वो कहते थे अमेरिका में डेमोक्रेसी है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, हमें अमेरिका की तरफ चलना चाहिए। लेकिन किसी भी व्यक्ति का विकास, किसी समाज का विकास किसी के पीछे चलने से नहीं होता, उन्हें अपना अस्तित्व खुद बनाना चाहिए। इस पर इन लोगों ने सोचने की कोशिश नहीं की। अगर किसी के पीछे चलना चाहिए था तो हमें न तो अमेरिका के पीछे चलना चाहिए था, न रूस के पीछे चलना चाहिए था,
हमारा आइडियल स्टेट जर्मन मॉडल होना चाहिए था। जर्मन मॉडल क्यों होना चाहिए था? 1945 में जर्मन की जब हार हुई तो जर्मन के विचारशील लोगों ने चिंतन किया कि हमारे हारने का, हमारी पराजय का कारण क्या है। तो उन लोगों ने सोचा कि हमारे हारने का कारण नाजीवाद है, नाजीइज्म है। तो नाजीइज्म को उन लोगों ने जड़ मूल से समाप्त किया और खत्म किया। आज दुनिया का सबसे शांत प्रिय देश इस पृथ्वी पर है तो उसका नाम जर्मन है। जो जर्मन दो टुकड़ों में बट गया था, नाजीइज्म को खत्म करने के बाद 1989 में बर्लिन की दीवारें तोड़ दी गई और दोनों जर्मन एक हो गए। जो जर्मन और फ्रांस 100 बरस तक आपस में लड़ते रहे, वो 100 बरस की दुश्मनी को भुलाकर आज जर्मन और फ्रांस दोनों दोस्त बन गए। उन्होंने अपनी वीजा पासपोर्ट समाप्त कर दिया, एयरलाइंस, ट्रेन और रोड बसें एक कर दिया, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी सब उन लोगों ने एक कर लिया और आज 22 देश का संगठन बनाकर एक बहुत बड़े शक्ति के रूप में उन लोगों का उदय हुआ। उसी के तर्ज पर एक संगठन और बनाया गया जिसका नाम था आसियान, एसोसिएशन साउथ एशिया नेशन। और आसियान के 10 देशों ने एक साथ मिलकर रहने की कोशिश किया और उस तर्क पर वो लोग चल पड़े हैं। लेकिन अभी यूरो डॉलर की तरह, यूरोपियन यूनियन की तरह वो कामयाब अभी नहीं हुए हैं। हमें इस देश की, राष्ट्र की रक्षा करनी है तो हमें इन 3 बातों पर चिंतन करना होगा। एक तो राष्ट्र की आवश्यकता क्या है, नंबर 2 राष्ट्र की समस्या क्या है और नंबर 3 राष्ट्र के खतरे क्या क्या हैं। तो जो हमारी भयंकर भूलें सबसे पहले हमारे लोगों ने की वो ये है कि हम जर्मन आइडियल स्टेट नहीं बना पाए। इस देश में 1885 में ये वो ह्यूम नाम के व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। लेकिन जब इस देश के राष्ट्रभक्त लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल होने लगे तो कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई। लेकिन सबसे पहले रीजनल एंड कम्युनल पार्टी कांग्रेस के बाद अगर कोई बनी तो 1905 और 6 की साल में मुस्लिम लीग पार्टी बनी। और मुस्लिम लीग का आधार था 2 नेशन थियरी। इस देश का विभाजन, इस देश में पर्टिकुलर कास्ट के लिए हक और रिलीजन और कम्युनिटी बेस पर उसकी पॉलिटिक्स थी। मुस्लिम लीग के जवाब में 1916 की साल में दूसरी रीजनल पार्टी बनी, उसका नाम था हिंदू महासभा। लेकिन जब ये देश आजाद हुआ तो हमारे विचारशील लोगों को मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा को दोनों को जड़मूल से समाप्त करना चाहिए था और उन विचारधारा को खत्म करके एक सशक्त और सक्षम स्टेट और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारे देश के लोगों ने ये नहीं कर पाए। आजादी के बाद दूसरी हमारी भूलें हुई, हमने इस देश को अलग अलग स्टेट में डिवाइड कर दिया और स्टेट बने लैंग्वेज के आधार पर बनाए गए। जबकि आज चाइना में जाइए कोई स्टेट नहीं है, आप ब्राजील में जाइए कोई स्टेट नहीं है। स्टेट पॉलिसी सबसे पहले अमेरिका ने 1712 से लेकर 1736 तक बनाया। उनके 50 स्टेट थे और आज भी उनके 50 स्टेट हैं। उन्होंने एक स्टेट को न घटाया और न एक स्टेट को बढ़ाया, चूंकि उनको सबको यूनाइटेड रखने की उनकी प्रॉब्लम थी। सरदार पटेल इस देश में कहते थे, इस देश में स्टेट व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, खाली पार्लियामेंट एक काफी है और उस व्यवस्था को ठीक रखा जाए।
लेकिन नेहरू और लोग इस बात को नहीं माने, लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाए। महावीर त्यागी जी ने पटेल साहब से कहा कि हम लोग पार्लियामेंट में नेहरू को हटा क्यों नहीं देते, तो पटेल साहब ने बड़ा मार्मिक उत्तर दिया, कहा मिस्टर त्यागी, मजबूत शासक लोकप्रिय शासक नहीं हो सकता और लोकप्रिय शासक मजबूत शासक नहीं हो सकता। हमारे लिए कमजोरी है कि हम मजबूत हैं, इसलिए हम लोकप्रिय नहीं हैं, और नेहरू लोकप्रिय है, वो मजबूत नहीं हो सकता। तो 565 स्टेट को एक साथ मिलाकर इस देश को सशक्त करने का काम सरदार पटेल साहब ने किया। लेकिन यह देश प्राचीन काल का देश कैसा था? इस देश में राष्ट्रीय एकता नहीं थी, यह देशवाद का नहीं मानता था, यहाँ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था। कोलंबो से लेकर काबुल कंधार तक और तिब्बत से लेकर के त्रिपुरा यंगून तक यह एक राष्ट्र था और एक सांस्कृतिक राष्ट्र था। जो शादी विवाह में वेद मंत्र कोलंबो में पढ़े जाते थे, वही शादी विवाह में वेद मंत्र काबुल और कंधार में पढ़े जाते थे। जो पैदा होने पर और मरने पर विधि तिब्बत के अंदर की जाती थी, वही त्रिपुरा और यंगून के अंदर की जाती थी। लेकिन हमारी नासमझियों के कारण इतने बड़े राष्ट्र का पहला विभाजन 1745 की साल में अफगानिस्तान के रूप में हुआ। 1815 के साल में नेपाल को हमसे अलग कर दिया गया। 1837 की साल में भूटान को अलग कर दिया गया। इसके बाद में मालदीव टापू को हमसे अलग कर दिया गया। 1911 की साल में श्रीलंका को अलग कर दिया गया। 1935 की साल में बर्मा को अलग कर दिया गया। और इस पृथ्वी पर जिब्राल्टर से लेकर इंडोनेशिया तक 235 देश हैं। उन 235 देश में एक ही देश नाजायज है, जिनका न कोई इतिहास है, जिनकी न कोई संस्कृति है और न जिनकी कोई सभ्यता है, उसका नाम है पाकिस्तान। और वो 1947 में इस देश से अलग हुआ। न उसकी कोई हिस्ट्री है, न उसका कोई कल्चर है और न ही उसका कोई हेरिटेज है। लेकिन इन 100 वर्षों के अंदर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1911 से लेकर 2011 तक भारत के कमजोर नेताओं ने इस देश का 13 बार विभाजन कर दिया। हिंदुस्तान का पहला विभाजन 1911 की साल में हुआ, जो श्रीलंका के रूप में देश का बंटवारा हुआ। इस देश का दूसरा विभाजन 1935 की साल में हुआ, जो बर्मा के रूप में, म्यांमार के रूप में इस देश का बंटवारा हुआ। इस देश का तीसरा विभाजन 1947 में हुआ, जो पाकिस्तान के रूप में इस देश का विभाजन हुआ। इस देश का चौथा विभाजन 1948 की साल में हुआ, जिसे आजाद कश्मीर कहते हैं, जिसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है, वो हमसे अलग हो गया। इस देश का पांचवा विभाजन 1950 की साल में हुआ। चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया और तिब्बत जैसा राष्ट्र हमारे देश से अलग हो गया। इस देश का छठवां विभाजन 1954 में 1954 की साल में हुआ। बेरुवादी नाम का क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। इस देश का सातवां विभाजन 1958 की साल में हुआ। चीन ने हमारे कुछ भूभाग को अपने अधिकार में कर लिया।
तो देश के तात्कालिक सांसद सदस्य महावीर त्यागी पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव लाते हुए डिमांड किया कि हमारी सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि चीन ने हमसे कितना जमीन हड़प किया है। तो देश के तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा कि चीन ने जो जमीन हमसे छीनी है वो ग्लेशियर का टुकड़ा है, वहां घास भी नहीं उगते। तो महावीर त्यागी ने सर की टोपी उतारी, कहा पंडित जी, जिस जमीन पर घास नहीं उगती वह जमीन अगर भारत में नहीं रह सकती तो हमारे खोपड़ी पर बाल नहीं उगते, ये सर काट के चाइना को दे दो, ये खोपड़ी भारत में रहने के लायक नहीं है। देश का आठवां विभाजन 1962 के साल में हुआ। चीन ने हमारे ऊपर अटैक करके अक्साई चीन का हिस्सा पूरा 77,000 वर्ग मील जमीन हमसे छीन लिया। देश का 9वां विभाजन 1963 के साल में हुआ। टेबल आयरलैंड नाम का द्वीप सहज में नेहरू साहब ने बर्मा को दे दिया, जो आज म्यांमार के अधिकार में है। देश का 10वां विभाजन 1965 की लास्ट में और जनवरी 1966 में हुआ। जब ये देश का विभाजन हो गया तो गांधी जी से पूछा गया, ये देश का बंटवारा क्यों हुआ? तो गांधी जी ने कहा, जब दो भाई एक साथ नहीं रह सकते तो पिता दोनों को अलग कर देता है। दोनों शांति से रहें, अच्छी तरीके से रहें, इसलिए दोनों का विभाजन हो गया। पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बना। हिंदुस्तान के बचे हुए मुसलमानों को हमने गले से लगाया, उनको बराबर का अधिकार दिया, इस देश का राष्ट्रपति बनाया, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया, सेना का लेफ्टिनेंट जनरल बनाया, 18 राज्य का गवर्नर बनाया। और जिस देश में, जिस स्टेट में मुगलों की ताकत को तलवारों से शिवाजी ने तौला था, उस शिवाजी के स्वाभिमान पर पानी फेरकर अब्दुल रहमान अतुल्ले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। जिस स्टेट में राणा प्रताप की ताकत ने छोटी बेटी की रक्षा किया था, उसी राणा प्रताप के स्वाभिमान पर हमने मिट्टी फेंक करके बरकतुल्लाह खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, आसाम का मुख्यमंत्री बनाया, गोवा का गवर्नर बनाया। और इसके साथ हमने उनको बराबर का हक दिया। लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई और 28 मई 1964 को लाहौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हंसकर लिया है पाकिस्तान, लड़कर लेंगे हिंदुस्तान। टहलते टहलते हम कभी दिल्ली पहुंच जाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, हिंदुस्तान को मिटाएंगे। ये नारा जब लगने लगे तो शायर लुधियानवी ने अमृतसर में एक मुशायरा किया और शायर लुधियानवी ने एक शेर पढ़ा था, कुछ लोग सुना है दिल्ली में आने की तमन्ना रखते हैं, कुछ चूहे मिलकर बिल्ली को खाने की तमन्ना रखते हैं। दिल्ली पे नजर रखने वाले रावलपिंडी संभाले तो जाने, मुल्तान की गर्मी खा खा कर कश्मीर की हसरत रखते हैं, कुछ लोग सुना है दिल्ली में आने की तमन्ना रखते हैं। यही बात जब शायर लुधियानवी ने पढ़ा तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने यहां से बताया कि वो टहलते टहलते दिल्ली आएंगे, महीनों लगेंगे, लाहौर आज शाम तक हम पहुंच जाएंगे। हमारी फौजें मार्च करी, जंगे मैदान में हम जीत गए, लेकिन समझौता के टेबल पर हम हार गए।
और समझौता में गुजरात के कच्छ स्टेट की छारी फुलाई नाम का बेल्ट 37 वर्ग मील जमीन हमने पाकिस्तान को भेंट कर दी। देश का 11वां विभाजन 1972 की साल में हुआ। कच्चा तीबू नाम का द्वीप श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने श्रीलंका को दान कर दिया। देश का 12वां विभाजन 1982-83 की साल में हुआ। चीन ने अपने नक्शे में बहुत बड़ा भूभाग दिखाकर अरुणाचल प्रदेश की जमीन को हड़प कर गया। और देश का 13वां विभाजन 1992 के साल में हुआ। 3 बीघा नाम का क्षेत्र देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने बांग्लादेश को दान कर दिया। एक हमारे देश के लीडर थे जो देश की भूमि को खैरात बांटते रहे, और एक इस देश में लीडर ऐसे थे, बीएन चटर्जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। और बीएन चटर्जी ने क्या लिखा है? एक बार मैं और नेता सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता बंदरगाह पर घूम रहे थे। एक अंग्रेज उसमें आता है और जहाज पर बैठने की कोशिश करता है। उस अंग्रेज के शूज में कुछ मिट्टी लगी थी। सुभाष दौड़ते हुए गए और रुमाल से उसके मिट्टी को साफ कर दिया। बीएन चटर्जी बहुत क्रोधित हुए, कहा मिस्टर बोस तुम इसके जूते साफ कर दिए, ये जाकर अपने देश में क्या कहेगा कि हिंदुस्तानी हमारे शूज साफ करते थे। सुभाष ने कहा मेरे दोस्त मैंने इसलिए इसके जूते साफ नहीं किया, या मेरा दोस्त है या मेरा दुश्मन है। हमने इसके जूते इसलिए साफ किए क्योंकि इसके जूते पर हमारे वतन की मिट्टी पड़ी थी, और हम नहीं चाहते कोई हमारे वतन की मिट्टी हमारे देश से दूसरे देश ले जा सके। जो अपने वतन की मिट्टी से इतना प्यार करते थे, और एक हमारे देश के ऐसे लीडर थे जो देश की वतन की मिट्टी को खैरात बांटते थे। मेरे भाइयों और बहनों, ये सबसे बड़ी बात थी। हम स्टेट बनाकर, और सरकार ने स्टेट को अपना एसेट समझ लिया, और उसको समझकर समाज व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की। तीसरी जो सबसे बड़ी गलतियां आजादी के बाद हमारे लोगों ने किया, जो आज बुशरत खाली कहते हैं कि यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी अब तक है नामो निशाना हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो कौन सी हमारी बात थी, कौन थी हमारी सोच थी? वो हमारी सबसे बड़ी बात थी वो सामाजिक व्यवस्था। लेकिन इस राजनीतिक सिस्टम ने हमारी सामाजिक व्यवस्था को तोड़ दिया। इससे जातिवाद बहुत मजबूत हुआ, राजनीतिक लोग बहुत मजबूत हुए, और राष्ट्र विचारधारा बहुत कमजोर हुई। तो आजादी के बाद ये 3 सबसे बड़ी गलतियां हुई। खैर हमें गलतियों से कुछ सीखना चाहिए, और आज जो इस देश की समस्या है, हम सबसे पहले विचार करते हैं इस देश का समस्या क्या है, इस देश से खतरा क्या है, और इस देश को बचाने के उपाय क्या हैं। तो सबसे पहले हम इस देश की समस्याओं पर बात करते हैं। आज इस आजाद भारत में हमारी होम मिनिस्ट्री जी ने बताया कि इस देश में 29 आतंकवादी संगठन काम करते हैं। 29 प्रकार के आतंकवादी संगठन आज भारत देश में एक्टिव हैं, जिसमें हरकत-उल-अंसार, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तोयबा आदि अनेक प्रमुख संगठन इस देश में काम कर रहे हैं। जहां एक तरफ इस्लामिक टेरर का खतरा है,
वहां दूसरी तरफ इस देश की 33% लैंड नक्सलाइटों के अधिकार में आ चुकी है और हमारी गवर्नमेंट इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि वहां नक्सलाइट लोगों का पैरेलल गवर्नमेंट चलती है और वही देश को बर्बाद करना चाहते हैं। तो पहला खतरा आतंकवाद का है और दूसरा खतरा नक्सलवाद का है। और आतंकवाद नक्सलवाद के साथ साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस देश के अंदर और आने वाली है वह देश है विघटन और संप्रदायवाद का। आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं और मैं कोई ज्योतिष व्यवस्था में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं जिस कंट्री में 26% मुस्लिम हुए हैं वह कंट्री इस्लामिक कंट्री बन चुकी है। इंडोनेशिया, लिथुआनिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इसके साथ में सीरिया, टर्की हमारे सामने लेटेस्ट एग्जाम्पल हैं। 23% इस देश में इस्लामिक लोग थे, हमें इस देश को बांटना पड़ा था। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक भी मदरसे का पढ़ा हुआ एक सिंगल व्यक्ति न भारत की आजादी के लिए जेल में गया और न ही उसको फांसी लगी। हिंदुस्तान के इतिहास को, तारीख को उठाकर देख लिया जाए, खाली एक अशफाकुल्ला खान को छोड़कर किसी भी इस्लामिक व्यक्ति को इस देश की आजादी के लिए फांसी नहीं लगी थी। और अशफाकुल्ला खान को फांसी लगने का अगर कोई श्रेय है तो आज समाज को है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को है। लेकिन किसी में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जरूर मौलवी थे और उन्होंने मदरसे की पढ़ाई न करके घर में अरबी सीखी थी और इस देश का प्रथम एचआरडी एजुकेशन मिनिस्टर उनको बनाया गया था। लेकिन किसी भी मदरसे के पढ़ने वाले आदमी को न तो फांसी लगी थी, न ही वो जेल में गए थे और न ही देश के लिए उनका कोई इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन और योगदान रहा है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या एक तो आतंकवाद है, दूसरा नक्सलवाद है, तीसरी समस्या सबसे बड़ी खतरनाक संप्रदायवाद है और चौथी समस्या हमारे सामने जो खतरे हैं हमारे नेबर पड़ोसी देश है। आजादी के बाद अफसोस है हम पाकिस्तान को चिन्हित करके हमारे देश गुमराह होते रहे। इसलिए पाकिस्तान के विषय में मुझे आपसे बात करना जरूरी है। पाकिस्तान में 4 स्टेट हैं, पंजाब, सिंध, पख्तूनिस्तान एंड बलोचिस्तान। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो वहां की पंजाब और सिंध की इकोनॉमी फार्मिंग, शुगर केन और काटन पे डिपेंड है। वहां सबसे ज्यादा पैदावार शुगर केन गन्ने की होती है और कपास की होती है, लेकिन उनकी शुगर मिलें और कपास के कॉटन की इंडस्ट्री वो नो प्रॉफिट और नो लॉस पे चल रही हैं। पाकिस्तान में आज भी जागीरदारी प्रथा का बोलबाला है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के पास 10,000 एकड़ लैंड है, उनके हस्बैंड जरदारी के पास 6,000 एकड़ लैंड है। मुफ्ती मोहम्मद फहीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नंबर 2 लीडर, उनके पास 16,000 एकड़ लैंड है। ये आपके सिंध में पीर पगार वाले के पास 25,000 एकड़ लैंड है। मर्दान में इकराम खान के पास 20,000 एकड़ लैंड है। नवाज शरीफ के पास 7,000 एकड़ लैंड है। तो ऐसे वहां जागीरदारी प्रथा है, उसकी प्रॉफिट कुछ लोगों के पास है, आम पब्लिक के पास नहीं है। तो खेती से पाकिस्तान उन्नतशील इतना नहीं बन पाया। दूसरा उनका सोर्स ऑफ इनकम वो है पोर्ट, और पाकिस्तान में 2 पोर्ट हैं, एक कराची है और एक ग्वादरा है, और ग्वादरा का पोर्ट बलूचिस्तान के अंदर है।
तो बलूचिस्तान के बलोच के विषय में हम आपको बताना चाहते हैं। पाकिस्तान के जो बलोच हैं वो बलूचिस्तान का एरिया पाकिस्तान में 1952 में उसके अधिकार में आया। बलोच ईरान के अंदर भी हैं, बलोच अफगानिस्तान के अंदर भी हैं और बलोच पाकिस्तान के अंदर भी हैं। बलोच लोगों का डिमांड है, जिस तरह से यहूदी लोगों ने अलग से इजराइल देश बनाया, उसी तरह से हम बलूचिस्तान देश बनाएंगे। और आज जितने पाकिस्तान में ब्लास्ट होते हैं, मस्जिदों में बम फूटते हैं, वो टोटल बलूचिस्तान के बलोच लोग करते हैं। बलोच लोग उसको अस्थिर करने के लिए पूरा का पूरा प्रयास करते हैं। पाकिस्तान के अंदर 5 पार्लियामेंट की सीटें हिंदू लोगों के लिए है, जो बाकी सब अदर मुस्लिम लोगों के लिए है। पाकिस्तान एक टेरर, एक बम की आग पर बैठा है। चाइना एक मिशन में अगर कामयाब होता है, वो बीजिंग से लेकर के ग्वादरा तक हाईवे बनाना चाहता है। अगर वो हाईवे बन जाता है तो हमारे लिए खतरा क्या होगा? जो सेंट्रल एशिया के देश हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड अजरबैजान, ये 6 देश जो सेंट्रल एशिया के हैं, वो सेंट्रल एशिया के देश सारे इस्लामिक कंट्री देश हैं। वहां 98% से ऊपर मुस्लिम लोग रहते हैं। किर्गिस्तान के अंदर, कजाकिस्तान के अंदर, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड अजरबैजान, ये 6 देश अंदर हैं। ये टोटल इस्लामिक कंट्री हैं। अगर पाकिस्तान यहां इस्टेब्लिश होता है और अफगानिस्तान में अपने आइडियल गवर्नमेंट बनाता है, अभी उन्होंने लेटेस्ट कंप्रोमाइज किया यूएस के साथ कि ओसामा को मरवा दिया। ओसामा को मरवाने के बाद इनकी सोच थी कि अफगानिस्तान से अमेरिका चला जाएगा। अगर अमेरिका वहां से वापस जाता है तो इन 6 देशों के अंदर इस्लामिक रूल फंडामेंटलिज्म लाने की कोशिश करेंगे। और इन 6 देशों में सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्सेस का भंडार अब निकला है। वहां प्राकृतिक गैस है, वहां तेल निकल रहे हैं। इसीलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चाइना की अलग आइडियोलॉजी है, अमेरिका की अलग आइडियोलॉजी है, रूस की अलग आइडियोलॉजी है, लेकिन लूटने के लिए वहां तीनों ही 6 देश पर एक हैं। चाइना ने अपनी फौजें उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान की सीमाओं से 100 किलोमीटर पीछे कर लिया। 100 किलोमीटर पीछे इसलिए कर लिया ताकि वो बताना चाहते हैं हम आपका विनाश नहीं करना चाहते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट, हम आपकी उन्नति चाहते हैं। इसी तरह से अमेरिका वहां पर हायर एजुकेशन लाना चाहता है। ये मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही है कि मैं रामायण सुना रहा हूं? मैं बदल दूं? बहुत बढ़िया, जागृत हो रहे हैं। नहीं, अगर आप लोग अगर बोर हो रहे तो बता। नहीं, बहुत बढ़िया है। तो वहां पे ये 6 देशों के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या आने वाली है, हमारी बॉर्डर की ये 6 इस्लामिक कंट्री हैं। जो ये 6 देश सेंट्रल एशिया के सक्षम बनेंगे। हमें इस बात को देखना है कि इस्लाम को इस्लाम के अंदर कमजोर किया जाए। इसलिए हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग हो। हमें अफगानिस्तान में जाकर अपना अड्डा बनाना चाहिए और अफगानिस्तान में जब हम मजबूत रहेंगे, हमें वहां से कंट्रोल क्वेटा को करना होगा, चमन को करना होगा, रावलपिंडी को करना होगा और सेंट्रल एशिया में अपनी नेटवर्क और जाल फैलाना होगा। हमें रिसर्च एनालिसिस विंग और रॉ को इतना मजबूत करना पड़ेगा, अपनी रिसोर्सेस इतना मजबूत करना पड़ेगा। जब तक आप इस्लाम को इस्लाम के अंदर से नहीं तोड़ेंगे, और दूसरा बलूचिस्तान के कंधे पर हमेशा हाथ रखना पड़ेगा और अपने पैसे को पानी की तरह बलूचिस्तान में अगर हम नहीं फेंकेंगे तो हम हिंदुस्तान को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए हमें यह सोचना होगा हम बलूचिस्तान के अंदर अपनी पॉलिसी कैसे मजबूत करें, अपने आप को स्ट्रांग कैसे करें, हमें अपने बच्चों को इसके अवगत कैसे कराएं।
इस विषय पर हम लोगों को सोचना होगा और हमारी सरकार को समझना होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो इनके साथ में आइडियल बेस है चाइना। चाइना आज हमको चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा। पाकिस्तान की तीसरी सोर्स ऑफ इनकम उनके अभी नगर पार्कर के अंदर कोयला निकला है और गैस निकला है। हमारे से बहुत ज्यादा अच्छा कोयला पाकिस्तान के पास है। नगर पार्कर के पास उनकी गैस की भंडारे हैं। पाकिस्तान से हमारी सरकार आजादी के बाद लड़ती रही, लेकिन पाकिस्तान हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। प्राउड रूट्स का जा फैल अभिमान नरक का मूल है। मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं इतना कोई आर्मी फौज का आदमी नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना अपने खोपड़ी पर विश्वास है, अगर 25,000 करोड़ रुपए हमको मिल जाएं तो पाकिस्तान को हम 10 वर्ष में खत्म कर सकते हैं। पाकिस्तान हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। जो पाकिस्तान के लिए हमारी सरकार सोचती है, पाकिस्तान में अगर आपके पास पैसा है तो आप राष्ट्रपति को खरीद सकते हैं, उनकी असेंबली को खरीद सकते हैं, उनको गुमराह कर सकते हैं, उनमें फूट डाल सकते हैं। अगर चाणक्य पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाए, 20 से 25,000 करोड़ का खर्चा किया जाए तो पाकिस्तान को खत्म करना कोई बड़ी चीज नहीं है, वो खत्म हो सकता है। पाकिस्तान से हमें कोई खतरा नहीं है, हम उसको अच्छी तरह से जानते हैं। हमको जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है वो है चाइना, और धरती का सबसे बड़ा चीटर, सबसे बड़ा चीटिंग और नकल करने वाला अगर कोई कंट्री है वो धरती पर उसका नाम है चाइना। वो हर कंपनी के नाम से कोई भी सामान बना सकता है और कोई भी सामान बेच सकता है। हमने 3 बार चाइना जाकर बड़े गहराइयों से उसका अध्ययन किया है। बीजिंग से लेकर के और लोस तक, उनके गांव के अंदर तक जाकर हमने अध्ययन किया है, देखा है। लेकिन मैं इतना जानता हूं, 2020-25 के बाद हमारी इकोनॉमी चाइना के बराबर आ जाएगी। आज चाइना के लोग मेहनत काफी कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ उनकी ज्यादा हुई है, लेकिन हम इतना जानते हैं, जिस समाज के लोग सुविधा भोगी ज्यादा हो जाते हैं वहां सहन शक्ति खत्म हो जाती है, और जहां सहन शक्ति खत्म हो जाती है वह राष्ट्र कमजोर हो जाता है। आने वाले 25-30 वर्षों के अंदर चाइना में ऐसी स्थिति बनने वाली है जो चाइना टूट जाएगा। आज आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा, जिस तरह से थॉमस कार्लाइल ने कभी कहा था कि रूस टूट जाएगा, लोग उसको नहीं मानते थे, लेकिन चाइना की ऐसी स्थिति बन रही है। चाइना 25-30 वर्षों का मेहमान है, वो अंदर से खोखला होता जा रहा है, और वहां डेमोक्रेसी की डिमांड, ह्यूमन राइट कमीशन के डिमांड, राइट इंफॉर्मेशन के डिमांड इतने तेजी से बढ़ रहे हैं कि धीरे धीरे 25-30 वर्षों तक वो कंट्रोल गोली और बमों की ताकत से चाइना को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आज चाइना हमसे ज्यादा विकसित है, वहां 5-5 मंजिल के फ्लाईओवर हो चुके हैं, उनके सिस्टम ग्रोथ के काफी हो गई हैं, सेना उनकी स्ट्रांग हो गई है, उनके जो स्पोर्ट्स हर क्षेत्र में विल पावर है। लेकिन एक कभी तरह से आग जो दबी हुई है, वक्त आने पर जब धधकेगी तो सब जला करके राख कर देगी। जैसे 6240 परमाणु बम होने के बाद रूस के 15 टुकड़े हो गए, उसी तरह से आज 400 परमाणु बम चाइना के पास है, चाइना उसको बचा नहीं पाएगा। क्योंकि चीटिंग, फ्रॉड और गलत चीज का कोई आधार नहीं होता, लेकिन इससे हमें खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। आज चाइना, हमारी सरकार अगर सक्षम हो जाए और हमारे कोई ताकतवर प्रधानमंत्री बन जाए और वो एक बार कह दे कि हम आपके बीजिंग और संघाई शहर को, 2 शहर को हम 6 महीने में खत्म करने वाले हैं। आपके बीजिंग और संघाई, ये 2 सिटी को अगर आप हमारे बॉर्डर से एक्टिविटी बंद नहीं करते, हमारी सीमाओं से अपनी फौजें नहीं हटाते, तो हम आज, आप फरवरी चल रही है,
और 15 अगस्त आजादी के दिन हम आपके बीजिंग और शंघाई शहर का नामो निशान मिटा देंगे। इसके बदले में चाइना कहेगा हम दिल्ली खत्म करेंगे, बंबई खत्म करेंगे, हैदराबाद कलकत्ता खत्म करेंगे, बेंगलोर लखनऊ खत्म करेंगे, अहमदाबाद खत्म करेंगे। आप कह दो पूरा हिंदुस्तान खत्म कर दो, हमें मंजूर है। जो आदमी मरना नहीं जानता वो जीने का अधिकार नहीं रखता। हम कुर्बानी देने के लिए बैठे, पूरा हिंदुस्तान खत्म कर दो, लेकिन हम आपके 2 शहर बीजिंग और शंघाई खत्म करने वाले हैं, ये पक्का है। 4 महीने के अंदर चाइना की नानी याद आ जाएगी, क्योंकि जो आदमी सुविधा भोगी होता है, पैसे वाला होता है, उसके पास कलेजा नहीं होता। अमेरिका के पास पैसा बहुत है, डॉलर बहुत है, परमाणु बम अधिक हैं, लेकिन एक घटना से पूरा अमेरिका हिल गया था। एक टावर की घटना से पूरा अमेरिका हिल गया था। उनको बच्चे के स्वप्न में ओसामा बिन लादेन याद आता है। आप खाली ये 2 शहर कह दो, आपके बीजिंग और शंघाई हम खत्म करेंगे। आप ताकत से बोलो और नहीं बोले करके दिखा दो, चाइना कंट्रोल हो जाएगा। कोई चीज अनकंट्रोल नहीं होती। पैसे से सोने चांदी आभूषण खरीदे जाते हैं, लेकिन जिगर और कलेजा पैसे से नहीं खरीदे जाते, वो ताकत से पैदा करना होता है। हमारी सरकार अगर कहने में सक्षम हो जाए कि बीजिंग और शंघाई का नामो निशान नहीं होगा, तो चाइना का अकल ठिकाने आ जाएगा। इसके साथ में चाइना के साथ में सेंट्रल एशिया, रूस के साथ हमारा रिलेशनशिप, और इसके साथ सबसे बड़ी बात है हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, वो पीछे 8, 10, 15 सालों से वो दिशाहीन फॉरेन पॉलिसी बनती जा रही। और जो डिफेंस पॉलिसी है, हमारे देश के बच्चों में वो स्पिरिट पैदा करनी चाहिए। आज 16,500 पोस्ट आर्मी में खाली हैं। ये इंटरनल सिक्योरिटी की बातें हैं कि हमारे देश में 16,500 पोस्ट खाली है। किसकी? कैप्टन की, मेजर की, ब्रिगेडियर की, कर्नल की। हमारे देश के बच्चे आर्मी में जाना नहीं चाह रहे। आर्मी में जाने के लिए उन्हें कोशिश करना चाहिए, लेकिन आर्मी की नौकरी छोड़कर लोग जो जैसे बहन जी बता रही थी ने, पैसे कमाने में लगे हैं। एजुकेशन एंड मशीन, शिक्षा हमारे देश की मशीन बन चुकी है, और मशीन फॉर मर्सनरी। मर्सनरी का मतलब होता है ओनली इंटरेस्टेड इन मेकिंग और गेटिंग मनी। लोगों का उद्देश्य हो गया है पैसा कैसे कमाया जाए और उसे प्राप्त कैसे किया जाए। तो सबसे बड़ी अभाव हमारे देश में राष्ट्रीयता की होती जा रही है, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि 16,000 पोस्टें हमारी आर्मी में खाली हैं, जो हमारे देश में यूथ नहीं मिल रहे हैं जो ब्रिगेडियर बन सकें, कर्नल बन सकें, कैप्टन बन सकें, मेजर बन सकें। और वो पोस्टें हैं जिनको जाकर के लड़ना है। तो इसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और अपने बच्चों को उसके लिए मोटिवेट करना पड़ेगा। आने वाले समय में ये जो हमारी इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो रही हैं, इन इंटरनेशनल प्रॉब्लम को छोड़कर हमें डोमेस्टिक प्रॉब्लम पर ध्यान देना पड़ेगा। और डोमेस्टिक प्रॉब्लम है टेररिज्म, नक्सलिज्म, कास्टिज्म, करप्शन और इलिटरेसी, जो अशिक्षा है, बेगारी है, और इस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। आज भ्रष्टाचार के लिए बहुत से मूवमेंट चलाए जाते हैं, बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, लोग नए लोग मसीहा बनते जा रहे हैं भ्रष्टाचार के ऊपर। लेकिन ऋषि दयानंद ने उस समय बहुत अच्छी बात कही थी कि ज्ञान और चरित्र के बिना बेईमानी खत्म नहीं होती। ऋषि दयानंद का एक वाक्य मुझे आज याद आता है। उन्होंने कहा था कि जब तक इस देश में चरित्र की पूजा नहीं होगी, तब तक इस देश से बेईमानी और दुराचार खत्म नहीं होंगे। और ऋषि दयानंद के बात को महात्मा गांधी ने 1924 में एक चिट्ठी लिखी थी।
महात्मा गांधी ने 1924 में चिट्ठी लिखी। उन्होंने बताया कि एक न एक दिन ये देश आजाद होगा, सभी को सोचने समझने चिंतन करने की आजादी मिलेगी, सभी मनुष्यों के लिए खुली धरती और खुले आकाश होंगे, सभी के लिए शारीरिक सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक उन्नति करने के लिए पर्याप्त अवसर मिलेगा। लेकिन इस आजादी के साथ बहुत सी बुराइयां आएगी। जो सबसे बड़ी बुराई आएगी वो ये होगी, जब राज्य व्यवस्था खत्म होगी तो मनुष्य अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा। असुरक्षित मनुष्य को सुरक्षित बनने के लिए जातिवाद बहुत तेजी से बढ़ेगा। जातिवाद के साथ साथ भाषावाद, प्रांतवाद, संप्रदायवाद का बोलबाला होगा। अमीर अमीर होते जाएंगे, गरीब गरीब होते जाएंगे। चरित्र की पूजा कम होगी, पद और पैसे की पूजा प्रारंभ होगी। पद और पैसा हासिल करने के लिए क्राइम और करप्शन का नंगा नाच देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब बुराइयों का मतलब ये नहीं है कि हमें आजादी नहीं चाहिए। हमें आजादी चाहिए और इन सभी चुनौतियों का समाधान एक है, वह है सही और उचित शिक्षा। मेरे भाइयों और बहनों, कानून बनाने से करप्शन खत्म नहीं होता, कानून बनाने से भ्रष्टाचार खत्म होता। तो कानून है मर्डर नहीं होना चाहिए, कानून है रेप नहीं होना चाहिए। क्या ये सब बंद हो गए? इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस नहीं होनी चाहिए, होना चाहिए, कानून भी होना चाहिए। इस देश से भ्रष्टाचार उस दिन मिटेगा जिस दिन भारत के लोग पद और पैसे की पूजा बंद करके चरित्र और योग्यता की पूजा प्रारंभ करेंगे। उस दिन भ्रष्टाचार और क्राइम के लिए आखिरी रात होगी। और पद और पैसे की पूजा बंद करके चरित्र और योग्यता की पूजा, वो आर्य समाज संस्कार के बिना देश में असंभव है। और ये हम नहीं कह रहे हैं। आज कहते हैं हमारे प्रधान जी कि आर्य समाज में श्रोता कम आते हैं, कहीं कहीं बहुत कम आते हैं। इनकी बात में रामायण सुन रहा था लंच के बाद, लेकिन कभी आर्य समाज में ऐसे श्रोत वक्ता होते थे। पंडित मदन मोहन मालवीय और पंडित जवाहरलाल नेहरू की सभा लाहौर में फेल होती थी जिस दिन पंडित कुंवर सुखलाल मुसाफिर का भजन होता था। पंडित मदन मोहन मालवीय लाहौर में गए और लोगों को 1 महीना पहले तिथि बना दी थी। लाहौर में पहुंचे तो 3.5 आदमी उनके स्वागत में थे। पंडाल बड़ा सा बना था, कैंपस में 3.5 आदमी, 3 तो उनके मुख्य कार्यकर्ता थे और 1 का 1 बेटा था, इसलिए 3.5 बताया मैंने। तो मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि आपने 1 महीना पहले से मैंने चिट्ठी लिखा, मैं लाहौर आने वाला हूं, आपने कोई व्यवस्था नहीं किया। बोले व्यवस्था तो किया था, लेकिन आर्य समाज में कुंवर सुखलाल मुसाफिर आए हुए हैं, मुसाफिर आए हैं, इसलिए यहां पर कोई नहीं है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय कहते हैं हमें उस महापुरुष के दर्शन करने, चलो हम वहीं चलते हैं। जब वहां आए, वहां पे लोग विद्वानों ने उनका बढ़कर स्वागत किया। मदन मोहन मालवीय प्रतिष्ठित नेता थे, उनको मंच पर बिठाया गया और अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए उनसे निवेदन किया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने लाहौर आर्य समाज के जलसे पे जो बताया कि मेरे भाइयों और बहनों, अगर आर्य समाज दौड़ेगा तो हिंदू कौम चलना सीखेगी, और जिस दिन आर्य समाज चलना सीखेगा उस दिन हिंदू कौम खड़ी हो जाएगी, और जिस दिन आर्य समाज खड़ा हो गया उस दिन हिंदू समाज बैठ जाएगा, और जिस दिन हिंदू समाज बैठ गया, आर्य समाज बैठ गया, उस दिन हिंदू समाज सो जाएगा, और जिस दिन आर्य समाज सो गया उस दिन हिंदू समाज मर जाएगा। ये हिंदू महासभा के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय के शब्द हैं, ये हमारे शब्द नहीं है। वह आर्य समाज था। प्रत्येक हिंदू अनुयायी को जो राम और कृष्ण का नारा लगाते हैं
और जो वेद और संस्कृति में विश्वास रखते हैं, जो भारत और भारतीयता का नाम लेते हैं, उनका प्रमुख कर्तव्य है आर्य समाज का सहयोग देकर इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और उनको अपने नेता पंडित मदन मोहन मालवीय का वाक्य याद रखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से वो लोग भटक चुके हैं और आर्य समाज जो उनका रक्षक था, उनको उन लोगों ने अपना दुश्मन समझ बैठा और सोचते हैं आर्य समाजी लोग खंडन करते हैं, हमारा अपमान करते हैं। हम खंडन नहीं करते, आर्य समाजी तुम्हारा आंखें खोलते हैं, आपको बताते हैं, आपको सावधान करते हैं। और राष्ट्र की रक्षा करना है तो राष्ट्रीयता की बात करना है तो हमसे मत पूछो, कांग्रेस के इतिहास के लेखक पट्टाभी सीतारमैया से पूछो। पट्टाभी सीतारमैया ने 2 भाग में कांग्रेस का इतिहास लिखा है और उस इतिहास के अंदर बताया है कि भारत की आजादी और स्वाधीनता के अंदर 80% लोग आर्य समाजियों का योगदान रहा है। वो दयानंद और आर्य समाज से प्रेरित रहे हैं, उससे वो मुख्य रहे हैं। तो आप लोगों को एकता और संगठन में लाने के लिए कोशिश करना चाहिए और हिंदू समाज को ये सोचना चाहिए कि जो पैसा भागवत पर कथा करने पर खर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े कथा हिंदू समाज करता है। बोलो करते हैं नहीं करते? आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, 632 ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई और 632 ईस्वी से लेकर 2012 तक किसी मौलाना ने आज तक कुरान की कथा करी है? कभी आपने सुना है? ये बैठे प्रधान जी, आपने सुना कभी कहीं कुरान की कथा? कभी आपने सुना? पेपर आदमी पढ़ा कुरान की कथा रखी गई? 2012 वर्ष में आप लोगों ने सुना कभी बाइबल की कथा रखी गई? किसी ईसाई पादरी ने बाइबल की कथा करी? तो क्या ईसाई मुसलमान दुनिया से मिट रहे हैं? वो तो फैल रहे हैं। और रोज भागवत रामायण कथा करके करोड़ों अरबों रुपया खर्च करने वाले हिंदू लोग, आपका क्या हो रहा है? आप तो सिमट रहे हो। आज इस देश में नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में आपका क्या है? 15 लाख हमारे देश की सेनाएं हैं, उसमें 7 लाख आपने कश्मीर में रखा है। 7 लाख फौज अगर कश्मीर से हटा लो तो कश्मीर में आपका बचेगा क्या? कुछ नहीं बचने वाला है। जिस देश में शंकराचार्य पैदा हुए, कालड़ी केरला के अंदर, उस कालड़ी केरला में आज 2.5 घर शंकराचार्य के अनुयायी बचे हैं। आप किधर किस इंटो मदहोश में घूम रहे हैं? आपकी हालतें क्या हो रही हैं? आप सोच रहे हैं राष्ट्र का नारा लगाने से राष्ट्र नहीं बनता है, आपको उसके विषय में सोचना पड़ेगा। हम नहीं कहते हैं कि देश में सब लोग ठीक नहीं हैं, आप सबके अंदर जाओ, हिंदुओं के अंदर जाओ, मुसलमानों के अंदर जाओ, ईसाइयों के अंदर जाओ, सबके अंदर एक बात पैदा करो कि आप भारत में पैदा हुए हैं, आपके पूर्वज भारतीय थे, आप भारत के प्रति सोचो, एक साथ मिलकर रहो। राष्ट्र के प्रति आपकी सोच क्या है? ये जिम्मेदारी क्या है? धर्म और मजहब का चश्मा उतारकर इस मुल्क के प्रति सोचो, जहां आप पैदा हुए हैं, जहां आप पढ़े हैं, जहां की आपने मिट्टी और हवा में आपकी परवरिश हुई है, उसके विषय में सोचने के लिए कोशिश करो। और मुसलमानों के अंदर अब्दुल हमीद जैसा जज्बा पैदा करो। वो जज्बा पैदा कर सकता है आर्य समाज, वो किसी से उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि उसने अशफाकुल्ला खान के दिल में पैदा किया था। अब्दुल हमीद ने कहा था कि लुटने कभी आजाद की जागीर ना देंगे, ये शमशीर है भारत का, हम कश्मीर ना देंगे। तू फूट क्या डालेगा, घर है कबीर का, झगड़ा नहीं हो सकता यहाँ तुलसी रहीम का। ये हमारी विरासत को जाकर उनके अंदर मजबूती ले आओ, उनके अंदर वो शक्ति पैदा करने की जरूरत है। जाके हर वर्ग, हर समाज के अंदर ये व्यवस्था लानी पड़ेगी और देश के युवकों और वहां के लोगों के अंदर वो सभ्यता पैदा करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तभी जाकर के राष्ट्र सक्षम बनेगा।
और जो ये नक्सलवाद का जहर है उसको खत्म किया जा सकता है। उसको खत्म करने के लिए गिव एंड टेक आज हमारे देश के अंदर 100